पैसा वसूल is brought to you by BSE's Investor Protection Fund. नमस्कार, पैसा वसूल की एक और कड़ी में मैं करुणा आप सभी का स्वागत करती हूँ। शो की शुरुआत करेंगे व्यय सेगमेंट से, जहां आज हम रूबरू होंगे एक मां से जिन्होंने अपनी बीती काली स्याह रात को अपने बलबूते पर आने वाली सुबह पर हावी नहीं होने दिया। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों पर। बड़ी संख्या में जालसाज वेबसाइटें शेयर बाजार में निवेश पर भारी व जल्द रिटर्न दिलाने का वादा कर निवेशकों को फंसा रही हैं। अब इनकी झांसेबाजी वाली गतिविधियां पूंजी बाजार नियामक सेबी की जांच के दायरे में हैं। नियामक जल्द ही ऐसी दुकानें बंद करा सकता है और ऐसी वेबसाइटों पर भारी जुर्माना भी लगा सकता है। महंगाई दर के मोर्चे पर सरकार को राहत मिली है। जनवरी के मुकाबले फरवरी में थोक महंगाई दर में गिरावट दर्ज की गई है। फरवरी में ये -2.06% हो गई है, जो कि जनवरी में -0.39% रही थी। फरवरी में खाने पीने की चीजों की महंगाई दर महीने दर महीने आधार पर 8% घटकर 7.74% हो गई है। फरवरी में ईंधन ऊर्जा समूह की महंगाई दर -14.72% हो गई है। जनवरी में ये -10.69% रही थी। जनधन के जरिए हर नागरिक को बैंक खाता देने के बाद अब सरकार प्रत्येक नागरिक को बीमा व पेंशन की सुविधा सुनिश्चित कराने में जुट गई है। जल्दी ही इन योजनाओं को जनधन से जोड़कर शुरू किया जाएगा। जनधन में 99.9% लोगों के बैंक खाते खोले जा चुके हैं। सरकार चाहती है कि लोगों को बचत के लिए प्रोत्साहित किया जाए और इस बचत का इस्तेमाल उनके और देश दोनों के हित में हो। पूरी दुनिया में मुंबई के सबसे बड़े रेड लाइट एरिया में शुमार होने वाले इलाकों की कहानी के पात्र बदल रहे हैं। शाम होते ही कभी जहां पर भीड़ बढ़ जाती थी, आज दिन चढ़ते ही वहां की तस्वीर कुछ और है। वंदना कुट्टी इस बदली हुई तस्वीर की नायिका हैं, जिन्होंने अपनी बेटी को एक ऐसा भविष्य दिया जो उनके अतीत को देखकर असंभव लगता था। वंदना ने श्वेता को न सिर्फ पढ़ने का मौका दिया, बल्कि छात्रवृत्ति पर अमेरिका भी भेजा। हमारे संवाददाता आशीष तिवारी से वंदना कुट्टी ने अपनी इस बदलाव भरी कहानी को साझा किया। एक अदद जिंदगी की जद्दोजहद में लगे सभी आसपास दूसरों की सोचने के लिए समय ही कहां। आज भी आपको ऐसी कई जगह मिल जाएंगे जहां एक कतरा इंसानियत भी ढूंढना मुश्किल, पर वहां भी कुछ ऐसे मिल जाएंगे जो ये साबित करता है कि वहां भी इंसान रहते हैं। आज की कहानी ऐसी ही एक नायिका के इर्द गिर्द घूमती है। मूल रूप से कर्नाटक की रहने वाली 3 बच्चियों की मां वंदना कट्टी ने अपने पिछले जिंदगी को अपने आज और बच्चों के कल पर हावी नहीं होने दिया। शुरू के दिनों में तो वंदना ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके बच्चे कभी सामान्य जिंदगी जी पाएंगे, पर कहते हैं ना, आदमी का समय कब बदल जाए किसे पता। मेरी माँ रेड लाइट एरिया में घर काम करती थी, उस वजह से मैं भी वहाँ रहती थी। तो हम लोग का पूरी लाइफ मतलब रेड लाइट एरिया में ही गई है। तो ये 2-3 साल से हम लोग बाहर हैं। तो मेरा हस्बैंड वो भी गांव के, ये कर्नाटक के। तो वो पहले बॉम्बे में नहीं थे, मेरे वजह से वो बॉम्बे आए। वंदना ने जिस तरह का बचपन मुंबई में जिया, उसके बाद वो जो जिंदगी जीने को मजबूर हो गई थीं, वो अपने बच्चों को नहीं देना चाहती थीं। इसीलिए वो रोजी रोटी के दूसरे साधन ढूंढने लगी। उनकी मेहनत रंग लाई और एक कारखाने में 3000 रुपए के मेहनताने पर काम मिला। हालांकि घर चलाने के लिए ये काफी नहीं था, पर उन्होंने हार नहीं मानी और दिलो जान से काम करने लगी। एक महिला होने के नाते उनको एक साथ कई मोर्चों पर लड़ना पड़ता था, मसलन घर का काम, कारखाने का काम और साथ में अपने बच्चों को दुनिया की बुरी नजरों से बचाकर अच्छी शिक्षा दिलवाना। मेरा हस्बैंड कुछ ठीक, तो उनको पीने की लत थी। वो ज़्यादा मतलब उसका पगार क्या है कुछ मतलब बताते नहीं थे घर पे। जिसका मर्जी में जितना देना है उतना दे देते थे बस, और कुछ नहीं। तो मेरे को ये टेंशन होती थी कि मेरे बच्चों लोग का कि पढ़ाई कैसे होगा, क्या होगा आगे चल के। मैं 10वीं के बाद तो मुझे ही खर्चा करना पड़ेगा, कैसे करूं, क्या करूं। बहुत मुझे सब सोचने में बहुत सोचती थी इस बारे में। मैंने बड़ी बेटी को कैसे भी करके 12वीं तक
मैंने पढ़ाया कि मैं जहाँ काम करती थी उससे पैसा थोड़ा लिया, फिर बाकी एनजीओ से थोड़ा वो अपने आप में जाती थी, वो लोगों ने थोड़ा हेल्प किया, फिर उसको क्लासेस लगाई। फिर उसके बाद तब उसको मतलब घर में सब किट-पिट होता था, उसका पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाता था। 3 छोटी बच्चियों और मां की देखभाल करते हुए वंदना ने सोचा, अगर अपने बच्चों को सामान्य लोगों जैसी जिंदगी देनी है तो सबसे पहले उनको अच्छी शिक्षा दिलवानी पड़ेगी। इसी के चलते उन्होंने दिन रात मेहनत करके अपनी बड़ी बेटी के ट्यूशन क्लास के लिए फीस का इंतजाम किया। बेटी ने भी उनको निराश न करते हुए अच्छे अंकों से 12वीं का इम्तिहान पास किया। माँ बेटी की लगन को देखकर एक एनजीओ ने बड़ी बेटी को आगे की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका स्कॉलरशिप पर भेजा है। घर में सब किट-पिट होता था, उसका पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाता था, तो वो बहुत टेंशन में आ जाती थी कि मैं क्या करूँ, पढ़ नहीं पाती थी। तो अपने आप में एक लड़की थी, उससे अपना टीचर थी, वो पढ़ाती थी, तो उससे अपना वो दिल का सब बताते थे, ऐसा होता है मेरा घर पे। सब उन लोग ने बात किया तो लोग ने रॉबिन और एक ट्रीना बोल के थे, वो लोग दोनों मिलने आए, हम लोग से बात किया। तो मैंने मेरी बेटी को बोला कि अगर तुझे लगता है जाके वहाँ तू पढ़ सकती है, ठीक है, थोड़ा दिन जा, देख तेरे को अच्छा लगे पढ़ेगी तो फिर उसने आई, यहाँ पे आई, 1 हफ्ता थी तो बोली मम्मी मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, मैं वहाँ पे ही रहूँगी। बाकी माताओं की तरह ही वंदना चाहती हैं कि जैसी जिंदगी उन्होंने जी है वैसी जिंदगी या उसका साया भी उनके बच्चियों पर ना पड़े। वो कहती हैं कि उनकी बच्चियों की जो पसंद हो वही करें, जैसी जिंदगी जीना चाहती हैं जिएं, पर उनका नाम आगे बढ़ाएं ताकि उन जैसी और भी मजबूर माताओं के लिए वो आशा की एक किरण साबित हो सकें। मैं अपने बच्चों लोग को कभी भी स्कूल जाने के लिए आलसी करना या छुट्टी कराना वो मैं ये नहीं करना चाहती थी। मैं उन लोगों को बार बार यही समझाती थी कि तुम लोग को पढ़ना है। मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, मेरा पढ़ाई नहीं हुआ, मैं बम्बई में रहने के बावजूद भी मेरा पढ़ाई नहीं हुआ, तो इसके लिए मैं चाहती थी मेरे बच्चे पढ़े। अपनी मां के बीते खौफनाक कल को याद कर और अपनी बड़ी बहन की सफलता को देखते हुए वंदना की दूसरी बेटी अस्मिता भी चाहती हैं कि अपनी मां को वो सब सुख सुविधाएं दे जिससे वो अब तक महरूम रहीं और पढ़ लिख कर एक दिन आने वाली पीढ़ी के लिए एक मिसाल बने। और अभी मैं 1 साल के लिए अमेरिका जाने वाली हूँ। अमेरिका जाके मैं बहुत सारे एनजीओज़ में वॉलंटियर करने वाली हूँ, बट अलग अलग तरीके से। जैसे मेंटल हेल्थ के लिए कोई काम करता है, कोई गरीब बच्चों के साथ काम करता है, ऐसे अलग अलग चीज़ों पे काम करना चाहती हूँ। उसके बाद मेरी बहन भी वहीं पर रहेगी तो हम लोग थोड़ा वहाँ पर कुछ और भी सीख लूँगी उसी के साथ। आगे जाके एक सोशल वर्कर बनना है और मुझे सोशल वर्कर इसलिए बनना है क्योंकि मुझे लोगों की हेल्प करना बहुत पसंद है। मुझे अपनी मम्मी के लिए बहुत कुछ करना है। मम्मी के लिए मुंबई में घर लेना है, जैसे मम्मी चाहती है वैसा घर लेना है। तो मैं और मम्मी अभी सिर्फ मतलब एनजीओ में रहते हैं, तो इसीलिए एक खुद का घर मुंबई में लेना चाहती हूँ। मां को हर पल आर्थिक और सामाजिक मोर्चे पर बच्चों के लिए किए कड़े संघर्ष को याद करते हुए श्रद्धा उदास हो कहती हैं कि उस वक्त छोटी होने के कारण वो अपने मां के लिए कुछ नहीं कर पाईं, पर अब अपनी दोनों बड़ी बहनों जैसी पढ़ लिख कर मां की न सिर्फ सहारा बनेंगी बल्कि कुछ ऐसा करेंगी जिससे देश को उन पे नाज हो। मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है और मैं पेंटर बनना चाहती हूँ और आगे जाके मुझे पेंटिंग करना है और छोटे छोटे बच्चे को पेंटिंग सिखाना है। मेरी मम्मी का ड्रीम पूरा करना चाहती हूँ। मम्मी को मीन्स घर, और मम्मी को खुद का घर हमारा होना चाहिए। वंदना आज एक एनजीओ में काम कर रही हैं जहां पगार के रूप में उनको 15,000 रुपए मिलते हैं। वो उसमें से कुछ पैसे एक बैंक में बचत के रूप में जमा कर देती हैं। कंपनी की तरफ से उन्होंने 20 लाख का जीवन बीमा लिया हुआ है और उन्हें मेडिक्लेम की सुविधा भी दी गई है। इसके साथ ही उनको कंपनी की तरफ से पगार के अलावा 1000 रुपए बतौर पीएफ के तौर पर जमा करा दिया जाता है। आइए चलते हैं हमारे एक्सपर्ट के पास और लेते हैं वंदना कुट्टी की आर्थिक स्थिति पर उनकी राय। वंदना जी, सबसे पहले तो हम आपके एनजीओ को शुक्रिया करना चाहेंगे जो आपके लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं और आपको रोज़गार दे रहे हैं। सबसे पहली बात, क्योंकि आपकी एनजीओ आपको हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस का कवर दे रही है, हम ये सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी बेटियों के लिए, दोनों भी बेटियों के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लें
और इसके अलावा म्यूचुअल फंड में SIP के रास्ते आप अपनी दोनों बेटियों के लिए 2,500 हज़ार की SIP एक बैलेंस फंड में शुरू कीजिए। पैसा जो जमा होगा वो आप उनके हायर एजुकेशन या उनकी शादी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपको ये भी सुझाव देंगे कि आपकी इनकम में से आप थोड़ा सा पैसा अलग से अपनी रिटायरमेंट के लिए सुरक्षित करके रखिए, क्योंकि आप एक सोल अर्नर हैं अपने फैमिली के लिए। इसके अलावा हम आपको ये भी सुझाव देंगे कि आपकी अकाउंट में जो पैसा बच रहा है उसको आप इमरजेंसी फ़ंड के लिए इस्तेमाल कीजिए। ये पैसा आपको आपके लिए एक इमरजेंसी फ़ंड का काम करेगा। जब भी अचानक आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, एक दिन में आपके हाथ में ये पैसा आ सकता है। हम जानते हैं कि आपके मन में भी कई सवाल है, तो अगर आप हमारे व्यय सेगमेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं और अपनी आर्थिक समस्याओं पर हमारे एक्सपर्ट से सलाह लेना चाहते हैं तो हमें ज़रूर ईमेल करें। हमारा ईमेल ID है paisavasool3@gmail.com। वक्त है शो के पहले ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए कि कैसे वर्किंग कपल अपने बजट को मैनेज कर सकते हैं। देखते रहिए पैसा वसूल। India's most trusted exchange, BSE. Experience the new. India's fastest currency derivatives exchange is here. BSE CDX, powered by Bolt Plus. Trade on the fastest exchange in India. BSE. Experience the new. To benchmark against Sensex is to benchmark against 30 best Indian companies. I am Dinesh Thakkar. I am associated with BSE since 1987. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Increase your playing field. Introducing S&P BSE 100, India's most broad-based derivatives traded index. The new mobile app from BSE. Now take BSE wherever you go. India's fastest exchange, BSE. Experience the new. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पैसा वसूल। शादी के फेरे लेते वक्त हम अपने जीवन साथी से कई वादे करते हैं, लेकिन आर्थिक समस्याओं के कारण वे वादे कई बार पूरे नहीं कर पाते। तो कैसे मैनेज करें शादी के बाद संयुक्त पारिवारिक आर्थिक जिम्मेदारियां, बता रही हैं गरिमा दास इस रिपोर्ट के जरिए। अपनी शादी को लेकर तकरीबन सभी रोमांचित रहते हैं। जोड़े भले आसमान में बनते हों, लेकिन उनका नियोजन सामाजिक और आर्थिक दोनों ही रूप से जमीन पर ही होता है। अकेले रहने पर सारा खर्चा माता पिता उठाते हैं, लेकिन शादी होते ही स्वतंत्रता के साथ आती है नई दंपत्ति पर उनकी आर्थिक जिम्मेदारी। ऐसे में जानना जरूरी है कि दो लोगों और फिर बाद में परिवार में नए सदस्य के आने से पहले बढ़ते खर्च को पूरा करने के लिए कब और कहां पैसा निवेश करें। कई जोड़ों में घर खर्च या वित्तीय योजना या तो सामूहिक रूप से लड़के के परिवार की या लड़के तक ही सीमित रहती है, पर अगर दोनों पति पत्नी कमा रहे हों तो वित्तीय योजना संयुक्त रूप से होना चाहिए। दोनों के लिए सही बीमा पॉलिसीज जैसे टर्म इंश्योरेंस, मेडिक्लेम आदि लेना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहले उनको अपनी इंडिविजुअल टर्म इंश्योरेंस लेनी चाहिए। टर्म इंश्योरेंस क्या होती है कि अगर आपने 30 साल की टर्म इंश्योरेंस ली है और 30 साल से पहले अगर आपको कभी भी कुछ हो जाता है, अनफॉर्चुनेट इवेंट में डेथ हो जाती है आपकी, तो आपको लमसम पैसा मिल जाता है आपकी फैमिली को। तो उसमें क्या होगा कि दोनों हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं, दोनों की इंडिविजुअल टर्म इंश्योरेंस होनी चाहिए। अधिकतर ये होता है कि हर कंपनी एक हेल्थ इंश्योरेंस देती है, तो उनको देखना चाहिए उनकी कंपनी दोनों को कवर कर रही है कि नहीं कर रही। अगर उनकी कंपनी उनको हेल्थ इंश्योरेंस सफिशेंटली कवर नहीं कर रही, तब उनको एक फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए। उसमें वो हस्बैंड वाइफ दोनों जन कवर होंगे और उनके जब बच्चे होंगे तो बच्चे भी उसमें
इंक्लूड कर सकते हैं। तीसरी चीज़ आज के दिन पे जो एक बहुत अहम है इंश्योरेंस में, वो है क्रिटिकल इंश्योरेंस पॉलिसी। अपने वित्तीय नियोजन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है सही निवेश विकल्प का चयन। किसी भी तरह के निवेश करने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि वो संयुक्त यानी जॉइंट अकाउंट के जरिए ही रहा हो। जॉइंट अकाउंट होने की वजह से पति पत्नी दोनों में से कोई एक भी पॉलिसी से जुड़े पेपर्स पर हस्ताक्षर कर सकता है। आज जो दोनों जन काम कर रहे हैं, दोनों जन की इनकम आ रही है, तो उनके पास सरप्लस पैसा रहेगा। तो आज से उनको अपना एक रिटायरमेंट पोर्टफोलियो बना लेना चाहिए। नियमित रूप से 5,000 रुपये हो या 10,000 रुपये हो, हर महीने उनको एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में निवेश करते रहना चाहिए। इसके बाद अगर हम दूसरी गोल्स की बात करें, जो उनकी बच्चों की पढ़ाई होगी, बच्चों की शादी होगी, वो गोल्स भी जैसे जैसे आते रहते हैं उनको नियमित रूप से एक SIP हर गोल के लिए स्टार्ट कर देना चाहिए। तीसरा चीज़, अगर उनको घर लेना है तो एक SIP घर के लिए भी स्टार्ट कर देना चाहिए। जब वो कोई भी लाइबिलिटी लेते हैं, उनको लाइबिलिटी अगर जैसे होम लोन लेते हैं तो वो भी उनको एक जॉइंट नेम से लेना चाहिए। उसका क्या फ़ायदा है कि आप जॉइंट नेम से लेते हो तो आप जब होम लोन लेते हो आपको एक बेनिफिट मिलता है टैक्स का। वो आप जो भी इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट देते हो 2 लाख रुपए तक आपको सालाना टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है। तो अगर आप जॉइंट नाम से लोगे तो दोनों को 2-2 लाख रुपए का टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा। किसी भी इमरजेंसी यानी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए भी एक कॉन्टिंजेंसी फंड होना जरूरी है, ताकि यदि कोई आपातकालीन स्थिति आ जाए तो यही बचत काम आए। जो उनका महीने का खर्चा है 6 महीने, उसको मल्टीप्लाई कीजिए 6 महीने के लिए। 25,000 रुपये अगर आपका महीने का खर्चा है तो 6 महीने का लगभग आपको 1.5 लाख रुपए होता है। तो 1.5 लाख का कंटिजेंसी फंड होना चाहिए। जानकारों का मानना है कि निवेश के विकल्प अपने गोल्स यानी जरूरतों को ध्यान में रखकर ही चुनें। एक माकूल बजट होना आपकी वित्तीय योजना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। अगर हर महीने आप उस बजट पे टिके रहें तो आपको इसके फायदे आश्चर्यचकित कर देंगे। जहां एक तरफ शिक्षित होकर भी कुछ लोग बेरोजगार हैं, वहीं दूसरी तरफ कम पढ़े लिखे होने के बावजूद लोग अपना व्यवसाय कर रहे हैं और दूसरे लोगों को भी रोजी रोटी मुहैया करा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए कैसी होनी चाहिए फाइनेंशियल प्लानिंग, बता रहे हैं हमारे वित्तीय विशेषज्ञ। पहला सजेशन तो यही होगा कि आप प्रोफेशनल हेल्प लीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। लेकिन अगर कोई कारण से आप प्रोफेशनल हेल्प नहीं लेना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपलिस्टिक जो है आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा जानकारी की आवश्यकता ना हो। जब भी पैसे आपके पास हों एक सेपरेट अकाउंट में रखें। एक अकाउंट को आप जो है इन्वेस्टमेंट अकाउंट करार कर दें और जब भी पैसे आप बिज़नेस में से निकाल सकें उसमें डालें। एक ध्यान रखें कि जो भी इन्वेस्टमेंट्स आपने करने हैं अपनी बिज़नेस में से बाहर निकाल के करें, क्योंकि सारा पैसा अगर आप बिज़नेस के अंदर रखेंगे तो अगर समय पर जब आपको पैसे चाहिए उस समय बिज़नेस में भी अगर पैसे चाहिए हों तो आपके लिए निकाल पाना मुश्किल होगा। इसलिए जो आपके जो ध्येय हैं जीवन के, उनके लिए जो इन्वेस्टमेंट्स करने हैं उनको सेपरेट रखिए। तो जब भी पैसे आपको हों और एक आप अपना मन बना लें कि साल में कम से कम इतने पैसे मैं इन्वेस्ट करूँगा, वो पैसे आप एक सेपरेट बैंक खाते में रखें और उसमें फिर नियमित रूप से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। चूँकि आप प्रोफेशनल हेल्प भी नहीं लेना चाहते और अगर आपकी बहुत ज़्यादा जानकारी भी नहीं है तो आप स्टिक कर सकते हैं नॉर्मल, ऑल्दो वो सबसे अच्छी चीज़ नहीं है आपके लिए, लेकिन जहाँ तक उसमें इक्विटी में आपको इन्वेस्ट करना है तो आप और रिटायरमेंट के लिए करना है तो उसमें आप जो है पेंशन स्कीम का भी सहायता ले सकते हैं। NPS जो है, जो कि एक सरकारी स्कीम है, उसका आप हेल्प ले सकते हैं। आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि एक सरकारी स्कीम है, लंबी अवधि के लिए है। और थोड़ा पैसा आप थोड़ी सी एडवाइस लेकर नियमित रूप से इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में भी डाल सकते हैं। ऐसा करने से आपको टैक्स डिडक्शंस भी मिलेंगे, इक्विटी का भी एक्सपोजर हो जाएगा आपका, और आपको जो है बाकी का पैसा आपका डेट में, बैंकों की फिक्स्ड डिपॉजिट्स में आप रख सकते हैं। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार है हमारा दूसरा सेगमेंट आए, जहां आज हम आपको दिखाएंगे एक 5वीं पास कपड़ा व्यापारी का दम। देखते रहिए पैसा वसूल।
Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Sensex is sensational. Is the darling of everyone. I am Vallabh Bansali. I've been associated with the BSE since 1981. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. मैं हूं सूर्यदेव। एक बात पर प्रकाश डालना चाहूंगा। अब तुम आज के एनएवी पर म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो। मेरे ढलने से पहले का एनएवी। BSE Star Mutual Fund Platform, punctual like the sun. India's most technologically advanced exchange, BSE. Experience the new. ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका पैसा वसूल में। वो कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। इस बात को चरितार्थ करती है राजेंद्र दुबे की कहानी। कम पढ़े लिखे होने के बावजूद राजेंद्र ने अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया और कई लोगों के लिए रोटी का जरिया भी खड़ा किया। आइए राजेंद्र से जानते हैं उनके सफर के बारे में, हमारी संवाददाता गरिमा दास की ज़बानी। देश में लाखों संगठित कर्मचारी छोटे बड़े लघु उद्योगों से जुड़े हुए हैं। इन उद्योगों का कारोबार कहीं व्यापक तो कहीं सीमित दायरे में चलता है, पर इनमें एक बात तय है कि मुश्किल की घड़ी आने पर कंपनी के मालिकों का जो भी हो, लेकिन इनमें काम करने वाले करोड़ों कर्मचारियों की जिंदगी संकट में आ जाती है। ऐसी ही कहानी है 45 वर्षीय राजेंद्र दुबे की, जो एक टेलरिंग कंपनी में काम करते थे। मुंबई में कई जगह पर काम करते करते राजेंद्र साल 1993 में 5,000 रुपए की तनख्वाह में टेलरिंग और कटिंग का काम करने लगे, लेकिन उसी दौरान उनको 3-4 महीने तक वेतन नहीं मिला। वो कंपनी बंद किया, उसका कुछ पार्टनर का कुछ लफड़ा था, बंद कर दिया। वो 5 मशीन मेरे को दिया वही, और वो बोला मेरा माल बनाओ, तुम्हारा जूना भी पैसा दे दूंगा और नया काम करो वो भी दूंगा। तो 5 मशीन वो लाया, एक मशीन मेरे घर पे था पहले से, तो 6 मशीन डाल के मैं आगे इधर सोनिया नगर में चालू किया कारखाना। वहाँ से मेरा कारखाना स्टार्ट हुआ। फिर उसका माल बनाया 1.5 लाख का, वो 1.5 लाख माल बना के बेच दिया। वो पैसा लेके मेरा भाग गया, नहीं दिया, केनिया चला गया। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके वजह से राजेंद्र की पूरी जिंदगी बदल गई और आज वो एक सफल उद्यमी के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुके हैं। 6 मशीन से फिर 10 मशीन किया, फिर 15 मशीन किया, दूसरा गाला लिया, 20 किया, फिर 30 मशीन चलाया, फिर 40 किया, तो करीब मेरे पास 65 आदमी थे। कारखाना था, ज़बरदस्त चल रहा था मेरा। एक सऊदी का पार्टी था, अरबी करके लेबल लगाता था, तो उसका काम मिलने लगा मेरे को। इसके बाद जो कुछ राजेंद्र ने आज हासिल किया है, उसे समझने के लिए उनके कल को जानना जरूरी है। एक गरीब परिवार में जन्मे राजेंद्र ने गरीबी को बहुत करीब से देखा है। अपनी पढ़ाई को आधा अधूरा छोड़ने को मजबूर वो कपड़े की सिलाई का काम सीखने में लग गए ताकि अपने परिवार के लिए रोजी रोटी कमा सकें। इस क्रम में यूपी के गोंडा जिले से वो साल 1983 में मुंबई के लिए रवाना हो गए। मुंबई आके गांव के पहचान वालों के साथ सिलाई के काम में लग गए। सिलाई का काम सीखने के साथ साथ उन्होंने कमाना भी शुरू कर दिया, पर शुरू में मिलने वाले 10 रुपए के वेतन में उनका गुजारा नहीं चल रहा था। इसलिए 1-2 महीने बाद वो वापस गांव चले गए। गांव से आने के बाद उन्होंने पाया कि जहां वो काम करते थे वहां सिलाई मशीनों की कमी थी। अपना खर्च निकालने के लिए वो अलग अलग जगहों पर काम करने लगे, जिनकी वजह से उनका तजुर्बा बढ़ा। दोबारा गांव से आने के बाद में उसी कंपनी में वापस गया जहां काम करता था। तो वहाँ मशीन नहीं खाली थी, वो बोला बैठो मैं ला के देता हूँ। 1 हफ्ता बैठा था, 10 दिन बैठा था, मशीन नहीं मिला मेरे को। फिर मैं दूसरे कंपनी में चले गया छोड़ के। दूसरे कंपनी में जाके वहाँ लग गया। तो वहाँ पे जीन्स पैंट बनता था, ट्राउज़र, वो बनाया। फिर वहाँ कुछ दिन काम किया, फिर खार में चले गए। ऐसे अलग अलग कंपनी में जाके वहाँ फ्राक बनता था बच्चे लोग का, वहाँ काम किया। तो अलग अलग काम किया, तो अलग अलग थोड़ा नॉलेज भी हुआ मेरे को सीखने का। उसके बाद फिर दादर में काम किया।
फिर दादर में एक मास्टर जो कटिंग करता था, मैं वहाँ सिलाई करता था। 1 साल था उसके साथ में, कटिंग सीख लिया, पैटर्न निकालना, कटिंग करना पूरा सीख लिया, नॉलेज कर लिया। 24-25 हजार पगार और 5 मशीनों से शुरू किए गए कारखाने में आज राजेंद्र सिर्फ देश के ही नहीं बल्कि विदेशों के भी सिलाई के ऑर्डर्स लेते हैं। अभी पनामा का है, कभी दुबई का रहता है, कभी अलग अलग रहता है, इधर का अफ्रीका का भी रहता है, अलग अलग आते रहते हैं, जैसा रहता है। सैंपल बना रहा है तो मेरे कपड़ा दे देंगे, और नहीं तो फोल्डर आता जीरेक्स करके 10, 12, 50 देते, इसमें से बोले चुन के तुम सैंपल बनाओ। मेरे पास रखे है सब, तो मैं उसमें से अच्छा लगता है बना के उनको डिज़ाइन दे देता हूँ। अच्छा लगता है, अपने यहाँ से जा रहा है तो समझ लो अपना देश का भी फ़ायदा हो रहा है और हमारा भी रोजी रोटी चल रहा है। हमारे पीछे और 10, 20 आदमी, 50 आदमी, उनका भी रोजी रोटी चल रहा है। आज राजेंद्र के 7-8 कारखानों में सिलाई का काम चल रहा है। उनके साथ 30 कर्मचारी काम करते हैं, जिनमें से कुछ औरतें भी हैं जो धागा लगाना, बटन लगाना जैसे काम करती हैं। इससे उन लोगों को कमाई का एक जरिया भी मिलता है। 40 रुपये में उठाया तो उनको 30 रुपये में दे दिया, कटिंग करके दे दिया, वो सिल के और धागा कटिंग करके दे गए मेरे को। बाकी प्रेस पैकिंग कटिंग सब इधर मैं किया। तो वो कारीगरी 20 रुपये, तो 2-4 रुपये खर्चा, 4-5 रुपये वो भी कमा लिया मेरे इधर। बाकी पैकिंग वैकिंग हुआ तो 2-3 रुपये मेरे को भी मिल गया, तो उनका भी काम चलता है, मेरा भी काम चलता है। राजेंद्र का मानना है कि इस व्यवसाय में प्रॉफिट कम और मेहनत ज्यादा है। महीने की कमाई कारखाने की देखरेख, बिजली के बिल, कर्मचारियों के वेतन आदि में चली जाती है। अभी समझ लो इसका मेरे को 40 रुपये में उठाया, चट्टी बना रहा। अब बाहर सिलने को दे दिया तो 30 रुपये में दे दिया सिलने को। अब उसका लास्टिक में ला के दिया, इसका और जो मटेरियल लगा, फ्यूजिंग है, बटन है, प्रेस पैकिंग है, सब इधर कराया। तो खर्चा सब काट के 2 रुपया मिलता है। मेंटेनेंस जोड़ेगा, लगेगा, लाइट बिल है, भाड़ा है जगह का, वर्कर का पगार है, सब काटेगा तो 2 रुपया मिलता है। अभी 30,000 पीस बनाया तो 60,000 मिला मेरे को महीने में। पर राजेंद्र का कहना है कि इस व्यवसाय में ज्यादा वेस्टेज नहीं होता है। जो भी कपड़ा सिलाई के बाद बचता है उसे कोई और अपने काम के लिए ले जाता है। ये चिंदी छोटा सा निकल रहा है, इसको लेके जाते हैं वो लोग, धुलाई करके कापस बनाते हैं, मशीन में डाला। वो गद्दे बिकते हैं रेडीमेड, वैसे वही कापस तो रहता है कलर वाला, इसके कापस से बना देते हैं, बना के बेचते हैं। उन लोग का भी धंधा चलता है। टुकड़े अगर निकला छोटा 1 मीटर, आधा मीटर, तो वो भी बिक जाता है, वो भी 20 रुपये 25 रुपये किलो ले जाते हैं। जिनको सिलाई, कटिंग आदि का शौक है उनके लिए ये बिजनेस कमाई का अच्छा जरिया है। लेकिन राजेंद्र को पढ़ाई पूरी ना कर पाने का मलाल हमेशा रहता है, जिसकी वजह से उनको कभी कभी काम में दिक्कत हो जाती है। अंग्रेजी में लिखे चार्ट्स, बिल्स आदि पढ़ना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। आगे अपने व्यवसाय में और तकलीफ ना हो, इसलिए राजेंद्र अपने बेटे को फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करवा रहे हैं, ताकि उनको और तजुर्बा मिले और वो अपने इस गारमेंट के बिजनेस को और आगे बढ़ा सके। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार है हमारा तीसरा सेगमेंट संचय, जहां आज हम आपको बताएंगे बॉन्ड मार्केट के बारे में। देखते रहिए पैसा वसूल। The new mobile app from BSC. Now take BSC wherever you go. BSC CDX, powered by Bolt Plus. Mood of the nation is always in tandem with Sensex. I am Ketan Marwadi and have been associated with BSC since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSC Sensex, India's index, the world tracks. Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSC and pay 99% less. BSC, experience the new. Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSC Sensex, India's index, the world tracks. वेलकम बैक। स्टॉक मार्केट में निवेश के बारे में आप अक्सर सुनते होंगे, लेकिन बॉन्ड मार्केट उससे भी बड़ा बाजार है, जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश किया जाता है। आइए जानते हैं कैसे बॉन्ड मार्केट के जरिए भी आप सुरक्षित मुनाफा कमा सकते हैं। निवेशकों के लिए ज्यादा रिटर्न्स और सुरक्षित निवेश तराजू के 2 बाजुओं की तरह होते हैं। भारी रिटर्न्स के दावों के बीच निवेशक सुरक्षित निवेश ढूंढता है, जिनमें बॉन्ड मार्केट एक अच्छा विकल्प माना जाता है,
जहां डेट सिक्योरिटीज मसलन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ट्रेजरी बिल्स आदि की खरीद फरोख्त होती है। बॉन्ड मार्केट्स इश्यू होने के हिसाब से मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। जब पहली बार बॉन्ड्स को इशू किया जाता है तो वो प्राइमरी बॉन्ड मार्केट्स में इशू होते हैं। इसके अलावा इशू किए गए बॉन्ड्स जब फिर से बेचे या खरीदे जाते हैं तो उन्हें सेकेंडरी बॉन्ड मार्केट्स में डील किया जाता है। बॉन्ड मार्केट में प्राइमरी या सेकेंडरी मार्केट के जरिए निवेश किया जा सकता है। बॉन्ड्स में निवेश करने के लिए प्राइमरी मार्केट या सेकेंडरी मार्केट, ये दो मार्केट्स में जाकर हम निवेश कर सकते हैं। अगर हम प्राइमरी मार्केट की बात करें तो प्राइमरी मार्केट में बॉन्ड्स को इशू करने का तरीका है कि आइदर आईपीओ, दैट इज़ इनिशियल पब्लिक ऑफर, हम कंपनीज जो होती है या गवर्नमेंट है या कॉरपोरेट बॉडीज़ है वो इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आते हैं और उसको सब्सक्राइब किया जाता है निवेशकों के ज़रिए और उस बॉन्ड्स में निवेश किया जाता है। इसके अलावा एक तरीका है प्राइमरी मार्केट में इशू करने का और इन्वेस्ट करने का, दैट इज़ अ प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट में ऐसा होता है कि जिस कंपनी को पैसे की ज़रूरत है या कॉरपोरेट्स को या एंटिटी को, वो डायरेक्टली जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको डायरेक्टली मिलते हैं और उनको मिलकर उनको डायरेक्ट प्राइवेटली बॉन्ड्स इशू कर देते हैं। तो प्राइवेट प्लेसमेंट ये एक ऐसा तरीका है जो जनरली भारत में बहुत ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है। इसके अलावा सेकेंडरी मार्केट में भी आप बॉन्ड्स में निवेश कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर बॉन्ड्स पहले से इशू किया हुआ है तो उसे भी खरीदा और बेचा जा सकता है। तो जो पहले से इशू हो चुका है बॉन्ड्स, उसको अगर उसके मैच्योरिटी से पहले अगर उसका जो निवेशक है उसको बेचना है तो वो आइदर स्टॉक मार्केट में या बॉन्ड्स मार्केट में जाकर उसको सेकेंडरी मार्केट में हम लोग खरीदे या बेचे सकते हैं। बॉन्ड मार्केट की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि निवेशकों को कम जोखिम पर फिक्स्ड इनकम की गारंटी मिलती है और लिक्विडिटी यानी तरलता भी आसानी से उपलब्ध रहती है। पर इस मार्केट में निवेश से पहले कुछ बातों का ध्यान देना और समुचित जानकारी लेना बेहद जरूरी है। पहली जानकारी ये है कि बॉन्ड्स की जो रिकॉर्ड डेट है इंटरेस्ट के लिए, वो इंटरेस्ट रेट की रिकॉर्ड डेट क्या है वो जानकारी ज़रूरी है। इसके साथ साथ एक्स इंटरेस्ट रेट की रिकॉर्ड डेट कब है वो भी जानना ज़रूरी है। इसके साथ साथ बॉन्ड्स की रेटिंग्स क्या है और उसके अलावा उसके इंटरेस्ट के क्या कंडीशंस है पेमेंट के, उसका टैक्सेशन कितना है और उसमें लिक्विडिटी कैसी है, इसकी सारी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। रिस्क्स के बारे में देखा जाए तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में रिस्क ना के बराबर है, पर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में क्रेडिट रिस्क होती है। इसलिए कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में निवेश से पहले उसकी क्रेडिट रेटिंग्स जांचना परखना जरूरी है। बॉन्ड्स में और एक रिस्क है इंटरेस्ट रेट रिस्क। मार्केट में बदलते इंटरेस्ट रेट के बीच बॉन्ड्स की कीमत में फेरबदल होता रहता है। बॉन्ड्स का जो कूपन रेट है, कूपन रेट यानी उस बॉन्ड्स में होने वाला निर्धारित किया गया हुआ जो इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट रेट और मार्केट का जो इंटरेस्ट रेट है जिससे हम बॉन्ड का यील्ड टू मैच्योरिटी हम निर्धारित कर सकते हैं, उसमें अगर कुछ बदलाव हो गए तो उससे बॉन्ड्स की प्राइस बदल सकती है। बॉन्ड का जो इश्यूअर है जब वो उसे कॉल ऑप्शंस पर इशू कर देता है तो ऐसे समय पर जब भी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा गिर जाते हैं तो इश्यूअर जो होता है वो उस बॉन्ड्स को रिडीम कर देते हैं। तो प्री मैच्योरिटी पे वो रिडीम हो जाता है और उसके वजह से निवेशक को अपने पैसे जो है वापस मिल जाते हैं और फिर उसे कम इंटरेस्ट रेट पे फिर से उसे री इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। तो ये एक और रिस्क है बॉन्ड्स के साथ जुड़ी हुई, जिसे हम री इन्वेस्टमेंट रिस्क कहते हैं। इक्विटी मार्केट की तुलना में बॉन्ड मार्केट में रिस्क कम माना जाता है। जो निवेशक फिक्स्ड इनकम की चाह रखते हैं उनके लिए जानकार बॉन्ड मार्केट को एक विश्वसनीय विकल्प मानते हैं। गांव और छोटे शहरों में रहने वाले लोग ये बात बेहतर जानते हैं कि यदि बिजली की सर्किट में विद्युत का प्रभाव बढ़ जाए तो घर के उपकरणों के साथ साथ पूरा का पूरा घर स्वाहा हो सकता है। उसी तरह शेयर मार्केट में भी यदि किसी कंपनी के शेयर का भाव तेजी से बढ़े या घटे तो निवेशकों को खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए शेयर बाजार में ट्रेडिंग में सर्किट ब्रेकर ही नहीं बल्कि ऐसे मामलों को रोकने के लिए सर्किट फिल्टर की व्यवस्था की गई है।
कैसे, जानिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के विशेषज्ञों से खुद। सेबी ने वर्ष 2001 में इंडेक्स बेस्ड मार्केट वाइड सर्किट ब्रेकर का प्रावधान किया है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जिस घटना का देशव्यापी असर हो सके या तो कोई बड़ी पॉलिसी में बदलाव आ सके, जैसे कि चुनाव के रिजल्ट्स, या तो ऐसा कोई बड़ा पॉलिसी में बदलाव आ सके जिसका सीधा असर शेयर मार्केट के उतार या तो चढ़ाव में निर्धारित हो सकता है, तभी वो समय पर शेयर मार्केट थोड़े समय के लिए बंद कर दिया जाता है ताकि इन्वेस्टर अपने सोच समझकर उसके ऊपर निर्णय ले सके। मार्केट वाइड सर्किट ब्रेकर की तरह हर एक स्क्रिप्ट में अलग अलग सर्किट फिल्टर रहते हैं, जैसे कि 20%, 10%, 5% और 2%। 20% सर्किट फिल्टर का मतलब वो नॉर्मल सर्किट फिल्टर है। एक्सचेंज जब भी 20% का 10% सर्किट फिल्टर करता है, 10% का 5% और 5% का 2 सर्किट फिल्टर करता है, तो उस दिन के लिए वो स्क्रिप्ट 20%, 10%, 5%, 2% उससे ऊपर या तो नीचे नहीं जा सकते हैं। एक्सचेंज हर महीने इसका रिव्यू करता है और क्राइटेरिया के हिसाब से 2% से 5%, 5% से 10% और 10% से 20% वापस प्रस्तावित करता है। जो भी स्क्रिप्ट में डेरिवेटिव प्रोडक्ट अवेलेबल रहता है, वो स्क्रिप्ट में डमी सर्किट फिल्टर लगाया गया है ताकि वो स्क्रिप्ट कोई भी लेवल पे अचानक किसी भी तरह से नहीं जा सके। डमी सर्किट फिल्टर का मतलब ये होता है कि वो स्क्रिप्ट दिन में ऊपर या तो नीचे कोई भी लेवल तक जा सकती है, और इस तरह एक्सचेंज मार्केट वाइड सर्किट ब्रेकर और स्क्रिप्ट वाइज सर्किट ब्रेकर लगा के निवेशकों का हित की रक्षा करने का प्रयास करती है। इस तरह मार्केट वाइड सर्किट ब्रेकर और स्क्रिप्ट वाइज सर्किट फिल्टर लागू करके एक्सचेंज इन्वेस्टरों के हित का ध्यान रखते हैं। इस बार के बजट में सरकार ने कई विकास परियोजनाओं की घोषणा की है, जिसमें सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बेटियों के आर्थिक विकास की पहल की है। हमारे नन्हे कलाकार आपको गिनवा रहे हैं सुकन्या समृद्धि योजना की खूबियां। बधाई हो सुनील बाबू, आपके घर में लक्ष्मी जो आई है। अरे थैंक यू यार। और बताओ तुम कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ। सुना तो तुम्हें चाहिए, घर में बेटी ने जो जन्म लिया है। हाँ, रमा भी बेटी को पाकर वैसे काफ़ी खुश है। अच्छा, तो तूने अपने बच्चे के भविष्य के लिए कुछ सोचा है? यार अभी सोचा तो नहीं है, लेकिन सोचना पड़ेगा। नमस्ते अनिल भैया। नमस्ते नमस्ते भाभी। वैसे अपने लाडली बेटी कैसी है? ठीक है भैया, बहुत ही प्यारी है, अभी सोई है अंदर। हाँ, बेटियाँ तो प्यारी होती ही है। अच्छा, मैं इससे वही पूछ रहा था कि आपने बच्ची के भविष्य के लिए अभी से ही कुछ सोचना शुरू किया या नहीं? नहीं भैया, हमें तो उसकी पढ़ाई और शादी के लिए अभी से बचत शुरू कर देनी होगी। ये भी यही कह रहे थे। यार अनिल, मेरी बेटी के लिए कोई अच्छी सी स्कीम बताओ यार। हाँ, क्यों नहीं। तुमने सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में सुना है? नहीं तो ये क्या है? बेटी को कभी बोझ ना समझो, उसके जन्म होने पर निराश ना हो, क्योंकि बगैर बेटी के परिवार नाम की संस्था का तो अस्तित्व ही नहीं है। इसी सोच के तहत हमारे देश के प्रधानमंत्री जी यानी नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत सुकन्या समृद्धि योजना का निर्माण किया। ये योजना बेटियों की पढ़ाई और उनके शादी में आने वाले खर्च को आसानी से पूरा करने के लिए लॉन्च की गई है। और इस अनोखी योजना का फ़ायदा उठाना और उसमें खाता खुलवाना ये बड़ा ही आसान है। यार ये सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि इसमें खाता कौन कौन खोल सकता है और इसके फ़ायदे क्या हैं? कोई भी अभिभावक अपने 10 वर्ष तक की बेटियों के खाते इस योजना में खुलवा सकते हैं, और ये खाता डाकघर या फिर किसी भी बैंक शाखा में खुलवाया जा सकता है। बेटी के जन्म से लेकर बेटी के 10 साल की उम्र तक ये खाता कभी भी खुलवाया जा सकता है। ये खाता खोलने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और कितनी बेटियों के नाम पे ये खाता खोला जा सकता है? इस योजना के तहत खाता खोलने के लिए बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र और अभिभावक का पहचान पत्र होना ज़रूरी है। एक बेटी के नाम पर सिर्फ एक ही अकाउंट खोला जा सकता है। अगर परिवार में 2 बेटियां हैं तो उनका अकाउंट इस योजना के तहत खोला जा सकता है, और अगर घर में 2 से ज़्यादा बेटियां हैं तो उनका अकाउंट इस योजना के तहत नहीं जुड़वाया जा सकता। हालांकि अगर घर में जुड़वा बच्ची हो
तो जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके एक तीसरा अकाउंट भी खोला जा सकता है। अच्छा अनिल, ये बताओ इस खाते का संचालन किसके हाथ में रहेगा? बेटी की 10 वर्ष की आयु पूर्ण होने से पहले खाते का संचालन अभिभावक ही करेंगे, लेकिन इसके बाद स्वयं खाताधारक बालिका भी उस खाते का लेन देन अपने आप कर सकती है और इस खाते को देश भर में कहीं पर भी ट्रांसफ़र करवाया जा सकता है। अगर ज़रूरत पड़े तो इसके बीच में भी पैसे निकाल सकते हैं। बेटी के 18 वर्ष पूर्ण होने पर उस जमा राशि की 50% बेटी की शादी अथवा शिक्षा के लिए निकलवाया जा सकता है, और ऐसा इसलिए ताकि अभिभावक बेटी की शादी 18 वर्ष से पहले ना करे। खाते में जमा संपूर्ण राशि और ब्याज के रकम को खाते के 21 साल होने तक नहीं निकाला जा सकता, उसके बाद निकाला जा सकता है। वही दूसरी ओर अगर इन 21 सालों में बेटी की मृत्यु हो जाती है तो खाता बंद किया जाएगा और सारी जमा राशि और ब्याज का रकम आपको मिल जाएगा। अच्छा अनिल, ये बताओ इसमें अधिकतम कितनी राशि निवेश की जा सकती है? इसका खाता 1000 रुपये से खोला जा सकता है और हर साल ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपए तक की रकम जमा की जा सकती है, और हर साल इस खाते में कम से कम 1000 रुपये जमा करना अनिवार्य है। इस योजना की खासियत ये है कि पोस्ट ऑफिस में खाता खुलाने पर सबसे अधिक ब्याज दर यानी 9.1% दे रहे हैं। ये तो ठीक है, लेकिन क्या इसमें निवेश टैक्स की छूट मिलती है क्या? इस योजना में टैक्स में छूट का प्रावधान है। जो भी अभिभावक अपनी बेटी का खाता इस योजना के तहत खुलवाएंगे उन्हें धारा 80C के तहत छूट मिलेगी। धन्यवाद अनिल, ये सारी जानकारी देने के लिए। इसमें निवेश करने से ना तो सिर्फ मेरी बेटी के पढ़ाई का खर्च बच जाएगा, और साथ में जब मेरी बेटी विवाह योग्य हो जाएगी तो उसकी शादी की भी खर्चे का चिंता नहीं रहेगा। इसमें निवेश करने से बेटी के शादी व पढ़ाई दोनों के खर्चे का टेंशन नहीं रहेगा। तो चलिए जी, आज ही हम सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खोलकर अपनी बेटी के भविष्य को संवारें। वक्त है शो के अंतिम ब्रेक का। ब्रेक के उस पार है हमारा सेगमेंट उपाय, जहां हमारे एक्सपर्ट दर्शकों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देंगे। When the Sensex is up, you find a smile on every face. I'm Deven Choksi, member of BSE since last 33 years. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. The new mobile app from BSE. Now take BSE wherever you go. BSE CDX, powered by Bolt Plus. Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. The Sensex is a daily diary of the Indian dream. I'm Ramesh Damani and I have been associated with the BSE all my life. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. वेलकम बैक। आज हमारे सवाल आपके सेगमेंट में आपको लेके चल रही है हमारे एक्सपर्ट के पास, जहां वे आप में से ही कुछ दर्शकों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देंगे। मैम, पैसा वसूल में आपका स्वागत है। अंकुर सोनी जो कि प्राइवेट फर्म में काम करते हैं, उनकी मंथली इनकम है 25,000 रुपये। वो पूछ रहे हैं कि अपने पैसे कहाँ निवेश करें ताकि उनका और उनके परिवार का भविष्य सुरक्षित रहे। पहले तो मैं अंकुर जी को कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस विषय के बारे में सोचा और अपनी फर्स्ट स्टेप फाइनेंशियल एम्पावरमेंट और प्लानिंग की तरफ ली है। अभी आज की तारीख में अंकुर जी की इनकम है अबाउट 25,000 और शायद उनकी एक्सपेंसेस 10,000 महीने होगी। इसीलिए उनकी बचत जो है इन्वेस्टेबल सरप्लस जो अमाउंट जो वो सेव कर सकते हैं लगभग 15,000 होगी। इसी विषय में उनको पहले अपने गोल्स एक पेपर पे लिस्ट डाउन करने चाहिए,
जैसे उनकी गोल्स हो सकती है रिटायरमेंट प्लानिंग और वेल्थ क्रिएशन। उनको अपनी फैमिली को सिक्योर करना है, इसीलिए उनको पहले एक कंटिंजेंसी या इमरजेंसी फ़ंड बना सकते हैं। उसमें अपने 6 महीने के एक्सपेंसेस वो अलग से एक इमरजेंसी फ़ंड में रखते। 6 महीने के एक्सपेंसेस के बाद जो भी उनकी इन्वेस्टेबल सरप्लस है वो अपने लॉन्ग टर्म प्लानिंग जैसे रिटायरमेंट और वेल्थ क्रिएशन के लिए अलग से रख सकते हैं। अभी उनके पास काफ़ी चॉइसेस हैं, मैं 2-3 चॉइस के बारे में एक्सप्लेन करती हूँ। एक तो वो नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट रन स्कीम है जिसको ऑटोमेटिकली इक्विटी एंड डेट की एलोकेशन होती है और लाइफ साइकिल प्लानिंग अपने आप होती है। दूसरी चॉइस है कि वह खुद इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करे या बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड्स में जिसकी प्रोपोर्शन इक्विटीज़ में ज़्यादा है। इक्विटीज़ में वो डाइवर्सिफाइड एंड लार्ज कैप फंड्स चुने। इस तरह से वो आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग या वेल्थ क्रिएशन ऑब्जेक्टिव्स उनको अचीव हो सकती है। अब हम लेते हैं अपना दूसरा सवाल। 19 वर्षीय विशाल पवार जो कि प्राइवेट फर्म में काम करते हैं, उनका मंथली इनकम है 7,000 रुपये। 4,000 रुपये उनके घर खर्च में जाते हैं, 1,000 रुपये जीवन बीमा के लिए और 1,000 रुपये उनके बैंक बचत खाते में। तो वह जानना चाहते हैं कि वो बाकी पैसे कहाँ निवेश करें। विशाल, मैं आपको यही राय देना चाहूँगी कि आपकी उम्र सिर्फ 19 साल है। आपकी बचत जो है लगभग 2 या 3,000 महीने है। इस सिचुएशन में आपको मुझे यह राय देनी है कि पहले तो आपको इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट में फ़र्क क्या है। जैसे आपने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली है जिसमें आप 1,000 रुपये महीने डाल रहे हो, लेकिन आपकी डिपेंडेंस कौन है? पहले तो हम इंश्योरेंस क्यों लेते हैं, ये सवाल आपको अपने आप से पूछना चाहिए। जब भी आपके डिपेंडेंस हो, आपकी शादी हो गई हो, आपके बच्चे हो और एक फैमिली हो जो आपके ऊपर डिपेंड करती है और आपके इनकम के ऊपर डिपेंड करती है, तभी आपको एक इंश्योरेंस की ज़रूरत है। शायद आपके पेरेंट्स आपके ऊपर डिपेंड करते हैं और आपके इनकम के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसी वजह से आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली होगी। लेकिन ये इंश्योरेंस पॉलिसी एक इन्वेस्टमेंट टूल तो नहीं है। आपको इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट में डेफिनेटली एक डिफरेंस या आपको अलग अलग से आपको दोनों चीज़ अप्रोच करनी चाहिए। इंश्योरेंस पॉलिसी में ज़्यादा आपको 7 या 8% इंटरेस्ट अर्न कर सकेंगे, जिसके ऊपर हैवी एक्सपेंसेस की लोडिंग भी होगी। तो नेट आपको 5% या 6% से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आज की तारीख में अपनी इन्फ्लेशन जो है लगभग 6 या 7% कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, तो आप भी समझ सकेंगे कि जब भी आपकी रिटर्न 6% है और आपकी इन्फ्लेशन अप्रॉक्सीमेटली 7% है, तो एट दिस पॉइंट आप -1% हो। आप इन्वेस्टमेंट के ज़रिए आपकी किटी या आपकी कॉर्पस को आपको बढ़ाना है, तो आपको एक म्यूचुअल फंड में, इक्विटी म्यूचुअल फंड या बैलेंस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब हम लेते हैं अपना आखिरी सवाल। 35 वर्षीय पार्थो चटर्जी जो कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करते हैं, उनकी मंथली इनकम है 20,000 रुपये। 7,000 रुपये उनके घर खर्च में चले जाते हैं। अब इनका सवाल ये है कि वो अपने बाकी के पैसे कहाँ निवेश करें। पार्थो जी, आपकी इस राइट नाउ आप बैचलर है, तो आपकी कोई डिपेंडेंस नहीं है। इस वजह से पहले तो आप एक इमरजेंसी फ़ंड या कंटिंजेंसी फ़ंड पे आप 6 महीने के एक्सपेंसेस अलग से रख दीजिए। उसके बाद आपकी जो भी इन्वेस्टेबल सरप्लस है वो आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए अलग से रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग की चॉइसेस हो सकती है, शायद आपको घर खरीदना हो या आपको रिटायरमेंट के लिए सेव करना हो या आपको आपके वेल्थ क्रिएशन के लिए सेव करना हो। इसी वजह से अप्रॉक्सीमेटली अभी आपकी इन्वेस्टेबल सरप्लस है 13,000 रुपये। तो आप एक 3 या 4 म्यूचुअल फंड्स में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के ज़रिए आप आपकी कॉर्पस या आपके गोल्स को अचीव कर सकते हो। मेरी राय है कि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में सजेस्ट इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। तो एक एसेट एलोकेशन जैसे हम बना सकते हैं। आपको लगे कि मुझे 5 साल में कुछ फंड्स की ज़रूरत होगी,
या 3 साल में और बाकी के पैसे मुझे 10 या 15 साल के बाद चाहिए, तो आप 50-50 कर सकते हो। आप 50% फिक्स्ड इनकम या डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो और बैलेंस की 50% आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए जो है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो। अपना घर होना जितना अच्छा लगता है उसे ढूंढना उतना ही मुश्किल। खैर, अगर आपको अपना घर मिल भी जाए तो उससे बड़ी जद्दोजहद होती है सही और सरल दरों पर होम लोन मिलना। अगर आप अपने होम लोन की दरों से नाखुश हैं तो अपना होम लोन बदल भी सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ खास बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। इसकी जानकारी आपको दे रहे हैं हमारे संवाददाता आशीष तिवारी। इस दौड़ भाग भरी जिंदगी में किसे अपने ख्वाबों का महल खड़ा करने का सपना नहीं रहता, पर इस महंगाई के दौर में जब लोगों को घर चलाना ही मुश्किल हो गया है, तो ऐसे में अपना आशियाना होना तो बस सपनों तक ही सीमित रह गया है। ऐसे में लोगों के पास एक ही विकल्प रह जाता है और वो है गृह कर्ज या होम लोन। हर बैंक ने ग्राहकों के भिन्न माली हालत को ध्यान में रखते हुए अलग अलग होम लोन स्कीम्स बाजार में उतार रखी हैं। यही नहीं, कई बार ब्याज दर भी इनके कम ज्यादा होते रहते हैं। ऐसे में लोगों के दिल में हर बार एक ही ख्याल आता है कि काश मैंने दूसरे बैंक से लोन कराया होता, और इसी चक्कर में वो अपने होम लोन्स को दूसरे बैंक में स्थानांतरित करा देते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसी ही बातें बता रहे हैं जो आपको कर्ज स्थानांतरण के दौरान जरूर ध्यान देनी चाहिए। रेट सबसे बड़ा कारण है शिफ्ट करने का, तो इसके लिए आपको अपनी बैंक से पहले नेगोशिएट करना चाहिए। आपको उनको ये बताना चाहिए कि मैं दूसरी बैंक को और जा रहा हूँ, वहाँ पे मुझे 50 पैसे कम मिल रहे हैं या 1% कम मिल रहा है। अगर आप मुझे कम करके देते हो तो मैं यहीं रुक जाऊँगा। तो कई बार बैंक होती हैं, आपका लोन अमाउंट देख के, आपकी क्रेडिट प्रोफाइल देख के वो कम भी कर देती हैं। ये कई बार ऐसा होता है कि आप फिक्स्ड ऑप्शन में आपको फ्लोटिंग में जाना है या फ्लोटिंग में आपको फिक्स्ड में आना है, बैंक वो भी शिफ्ट करके देती हैं। तो अगर वो हो सकता है तो सबसे बढ़िया बात है। अगर वो नहीं हो सकता तो आपको ये देखना कि आप जो नई बैंक के पास जा रहे हो वहाँ और एग्जिस्टिंग बैंक में कम से कम 0.5% का डिफरेंस होना चाहिए। अदरवाइज़ कोई ज़्यादा कॉस्ट बेनिफिट आपको होता नहीं है। कि जब हम नई बैंक में शिफ्ट करते हैं तो वो प्रोसेसिंग चार्ज हमसे ले सकते हैं 0.5% या 1%, तो वो भी हमें कोशिश करना चाहिए कि वेव ऑफ हो जाए। जैसे घर खरीदने से पहले हम हर पहलू पर बारीकी से जांचते विचार करते हैं, ठीक उसी तरह जब हम लोन को एक बैंक से दूसरे बैंक में स्थानांतरित करते हैं तो उससे पहले कुछ और भी बातें हैं जिसे जानना बहुत जरूरी होता है। मसलन बैंक का ब्याज कितना है और बैंक की कर्ज सेवा का लाभ उठाने के लिए कितनी रकम देनी होगी। और भी बातें हैं जो आपको जानना जरूरी हैं। नई बैंक से होम लोन लेते हैं तो वो आपका स्कोर, क्रेडिट सिबिल स्कोर देखती है। अगर आपकी सिबिल स्कोर अच्छी नहीं है तो आपको अच्छा रेट नहीं देगी, तब वो आपसे ज़्यादा रेट लेने की कोशिश करेगी, आपके साथ टर्म्स एंड कंडीशंस फेवरेबल नहीं रखेगी। बैंक प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, बैंक आपकी प्रोफाइल को देखते हैं, आपकी इनकम हिस्ट्री को देखते हैं। सारा ट्रैक रिकॉर्ड देखने के बाद बैंक डिसाइड करते हैं कि आपको क्या रेट मिलना चाहिए। तो अगर इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर हम अपने सपनों के घर का लोन एक बैंक से दूसरे में स्थानांतरित करें तो हम न सिर्फ बेवजह परेशानियों से बचेंगे बल्कि अपने खून पसीने की कमाई की भी बचत कर पाएंगे। गया वो जमाना जब लोग कोयले की सिगड़ी में खाना बनाया करते थे। आज के दौर में खाना पकाने के रसोई के कई उपकरण बाजार में उपलब्ध हैं। इन्हीं में से एक है इंडक्शन चूल्हा, यानी कि बिजली से चलने वाला हाईटेक चूल्हा। ये चूल्हा इस्तेमाल और सुरक्षा के लिहाज से जितना सुलभ है, उसी तरह इसका रखरखाव भी आसान है। आइए इंडक्शन चूल्हे को कैसे रखें प्रॉब्लम फ्री, बता रहे हैं हमारे संवाददाता आशीष तिवारी अपने इस रिपोर्ट में। स्वस्थ खाना खाओ और सेहत बनाओ, ये कहावत सही साबित होगी जब आपके रसोई में खाना बनाने की समुचित व्यवस्था हो। पर आज भी ज्यादातर घरों में वही कोयले या जलावन से जलने वाले चूल्हे होते हैं जिनसे बहुत धुआं निकलता है। आज के दौर में बाजार में बहुत तरह के चूल्हे उपलब्ध हैं, जैसे कि गैस पे चलने वाले चूल्हे। इन्हीं में से एक है इलेक्ट्रिक या बिजली से चलने वाला चूल्हा, मतलब इंडक्शन चूल्हा। ये चूल्हा धुआं रहित होने के साथ ही इस्तेमाल करने में भी आसान होता है, अगर हम कुछ जरूरी बातों का ध्यान दें। इंडक्शन कुकर को हम 20 मिनट दाल बना रहे हैं। दाल बनाने के बाद इंडक्शन कुकर को 10 मिनट के लिए ठंडा रखते हैं, बंद करते हैं, पावर कॉर्ड निकालते हैं। नेक्स्ट 10 मिनट के बाद हम उसको फिर से चालू करते हैं। लॉन्ग प्रोसेस में ग्लास टूटने का डर रहता है, सर्किट उड़ने का डर रहता है, इसलिए 20 मिनट के बाद आप 10 मिनट के लिए इंडक्शन कुकर को बंद करिए और फिर से नेक्स्ट आपको जो बनाना है उस तरीके से आप बनाना चालू करिए। इंडक्शन कुकर को गैस स्टोव के बगल में रख कर कोई भी काम ना करें। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं,
आप अपना अलग प्लेटफॉर्म बनवाकर उस पर यूज़ करिए। इंडक्शन चूल्हा देखने में जितना अच्छा दिखता है, सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत सुरक्षित है। कुछ लोग समझते हैं कि बिजली से चलने वाले उपकरण सुरक्षित नहीं होते हैं, पर ये चूल्हा हर तरह से बहुत किफायती है। बस इसके रखरखाव पर थोड़ा ध्यान दें तो। इंडक्शन कुकर के नीचे साइड में फैन होता है, जिसमें कभी कभी कचरे जमा होने की वजह से इंडक्शन कुकर चलते चलते अपने आप बंद होता है, फिर चालू होता है। आपको अपने एक ब्रश रखिए, नीचे फ़ैन का ऑप्शन है, फ़ैन को क्लीन करिए। सिरामिक पे ज़्यादा ग्लास पे पानी ना गिरे, पानी अगर गिरता भी है तो आप तुरंत ही उसको कपड़े से साफ ना करें। इंडक्शन चूल्हे का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको गैस चूल्हे की तरह इसमें असमय सिलेंडर खाली होने का डर नहीं रहता। ये इस्तेमाल में सुरक्षित होने के साथ ही आपकी जेब के लिए भी काफी किफायती है। तो जितनी जल्दी शुरू करेंगे इंडक्शन चूल्हे का इस्तेमाल, पैसे आपके बचेंगे उतने ही ज्यादा। आपको पैसा वसूल का ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है, हमें जरूर बताएं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है paisavasool3@gmail.com। आप हमें इस पते पर लिख भी सकते हैं। पैसा वसूल, 3rd फ्लोर, आदेश्वर आर्केट, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 400093, इंडिया TVC। अगले हफ्ते ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ एक बार फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Media.